नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की राजनीति में आज एक बार फिर इतिहास, हिंदुत्व और लोकतंत्र को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। गहलोत ने कहा कि अगर आज इंदिरा गांधी होती तो भाजपा पर प्रतिबंध लगा देती। उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया, शहादत दी, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। गहलोत का आरोप है कि आज देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, वोटिंग अधिकारों पर संकट है और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यह बयान आते ही बीजेपी ने तीखा पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस की असली सोच है जो हिंदुत्व और हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत को उजागर करती है। बीजेपी ने आपातकाल की याद दिलाई और सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी पर बैन लगाने की बात लोकतांत्रिक सोच है या आपातकाल वाली मानसिकता? क्या गहलोत का बयान लोकतंत्र की चिंता है या राजनीतिक हताशा? आज बात इसी मुद्दे पर। इंदिरा गांधी ऐसे नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो। और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है? श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। गहलोत साहब भूल गए क्या 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी? गहलोत साहब को कुछ सोचना चाहिए, सोच समझ करके बात करना चाहिए। तो इस सियासी आपातकाल पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी है। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सुभाष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका भी। बेहद खास मुद्दा सुरेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया कि इंदिरा गांधी होती तो आज बीजेपी पर बैन लगा देती, क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से इस बयान को किस तरह से देखा जाए? बीजेपी कैसे देखती है? देखिए श्वेता जी, आज अशोक गहलोत की सेंट्रल के अंदर कोई पूछ नहीं है। आज सेंट्रल के अंदर कांग्रेस कहीं पे भी उनको पूछ नहीं रही है, वो बौखलाहट में है। 17 जून को राहुल गांधी जी कोटा आ रहे हैं, उसके पहले इस तरह के बयान देके राहुल गांधी जी को दिखाना कि मैं भी अभी गांधी परिवार के प्रति वफादार हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप ये बताइए कि जहां तक इमरजेंसी की, अरे भाई 1948 में भी आपने आरएसएस पे बैन लगाया था, इसके बाद में झक मार के आपको हटाना पड़ा ना, डर की मारी, जनता ने डराया ना आपको, तब 1948 में बैन हटाया। फिर 1975 में आपने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाने के बाद क्या हुआ था? माँ बेटे दोनों चुनाव हार गए थे। किस तरीके से जनता के साथ अन्याय किया था। तो ये जो बार बार ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ना, इसी वजह से जनता इनको बार बार नकारती है। अब ये कहते हैं कि साहब हम मुस्लिम विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम विरोधी है। अरे भाई, भारत के जो टुकड़े हुए थे वो धर्म के आधार पे हुए थे। आज पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, वो धर्म के आधार पे था। तो तुष्टीकरण किसने की? आप लोगों ने की। फिर केंद्र की इतनी सारी योजनाएं हैं श्वेता जी, मुझे बताइए कि उस केंद्र की योजनाओं में कहां पे तुष्टीकरण है? आज लगभग 14 लाख मकान मुस्लिम परिवारों को मिले हुए, पक्के मकान 14 लाख। 37% उज्ज्वला योजना के अंदर फायदा लिया हुआ है। 33% हर घर जल जीवन मिशन के अंदर उन्होंने फायदा लिया हुआ है। लेकिन ये किसान सम्मान निधि के अंदर 36% फायदा हुआ है, लेकिन मुसलमान यहाँ पे 22% है। जो आपने कहा वो एक लाइन की बात यह है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की वो सबके लिए बराबर है और सबको उसका बराबर लाभ मिल रहा है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, वो कह रहे हैं कि आज जितनी भी संस्थाएं हैं जिनको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए वो दबाव में काम कर रही हैं, और जो चुनाव होते हैं जब तो कैंडिडेट को जब टिकट देने की बात आती है तो मुस्लिम को नहीं देती है, हिंदू मुस्लिम मैं श्वेता जी मैं ये कह रहा हूं कि आज जनता इनको बार बार नकार रही है, इसलिए ये चुनाव आयोग पे या संवैधानिक संस्थाओं पे, न्यायपालिका पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब ये कांग्रेस बन गई है मुस्लिम लीग पार्टी। अब आज देखिए, आप आसाम के अंदर चुनाव हुए थे, आसाम में 19 विधायक जीत के आए मात्र। 126 में से 19 विधायक कांग्रेस के, 19 में से 18 मुसलमान है। मुस्लिम पार्टी है या नहीं है कांग्रेस? पश्चिम बंगाल के अंदर मात्र 2 विधायक जीत के आए, 2 में से दोनों की दोनों मुसलमान जीत के आए।
मुस्लिम लीग पार्टी है नहीं है। तो एक सवाल, तो फिर एक बात क्या है सुरेश जी, केवल मुस्लिम लीग पार्टी हो गई। सुरेश जी, तो फिर ऐसे करती है तो वो कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी। आप उन पे बोल रहे हैं मुस्लिम को लेकर, वो आपको बोल रहे हैं हिंदू को लेकर, तो ऐसा लग रहा है हिंदू मुस्लिम की 2 पार्टी बन गई है। हमारे लिए तो सभी समाज सर्वमान्य है। हम तो देखिए सभी समाज, देख केंद्र की योजनाएं देख लीजिए आप, केंद्र की हमारी योजना है, उस योजनाओं के अंदर बता दीजिए आज मुसलमान 22% मुसलमान है, 37% कैसे फायदा उठा रहे हैं। आज अगर मान लो किसान सम्मान निधि में 33% का फायदा कैसे उठा रहे हैं, अगर पीएम आवास योजना उसके अंदर वो 22% से ज्यादा का फायदा कैसे उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या मायने थे, पंकज जी से भी समझ लेते। जहां तक सुरेश जी जीतने की बात है तो हमारे राज्य में कांग्रेस के मुसलमान भी जीत के आए, मुसलमान एमएलए, और जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसी को हम टिकट देते हैं। ठीक है, वो तो जनता चुनती है, लेकिन पहले टिकट आप किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सब आधार, देखिए ये सभी आधार बन जाता है एक दूसरे पर सवाल उठाने का, आरोप लगाने का। अशोक गहलोत जी का अस्तित्व खत्म हो गया। चलिए लेने दीजिए जवाब मुझे। सुरेश जी, सर अगर ऐसे करेंगे मैं दोबारा नहीं आऊंगी सर आपके पास। सुरेश जी, मैं दोबारा आपसे सवाल नहीं लूंगी अगर आप बात नहीं सुन रहे हैं तो। पूरा वक्त आपको दिया, आपने पूरी बात रख ली, लेकिन अगर शुरुआत करते ही डिबेट में आप इस तरह से रुकेंगे नहीं तो फिर वापस आने का तो औचित्य नहीं। जवाब आपका खत्म हो चुका है, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। सर पंकज जी का रुख करते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान के मायने क्या थे, क्यों उन्होंने ये बयान दिया? बेवजह तो अशोक गहलोत कुछ कहते नहीं, टाइमिंग को भी ध्यान में रखा जाता है। अब राहुल गांधी के आने की बात हो रही है, उनका ये बयान है, इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात, इंदिरा गांधी का उदाहरण देकर अशोक गहलोत ने जो बात कही, क्या वो आपातकाल को सही ठहराने की कोशिश है, या आज के वक्त में इस बयान का औचित्य क्या है? देखिए श्वेता जी, जो अशोक गहलोत जी ने कहा है, वो जो इस तरीके की राजनीति भाजपा करती है, धर्म आधारित राजनीति भाजपा करती है, और ये पूरे देश को पता है, इसको छुपाने की कोई बात नहीं है, सब लोगों को पता है। और जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी का जो नाम उन्होंने लिया है, वो इसलिए सही कहा है क्योंकि इंदिरा गांधी जी हमेशा से कम्युनल फोर्सेस को नियंत्रित करने का काम करती थी। कम्युनल फोर्सेस को नियंत्रित करके देश की अखंडता, देश की एकता और संप्रभुता बनाए रखने का काम करते थे, और इसी के लिए उनकी जान तक गई है। देश ने 2 प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री इसी वजह से खोए कि हम लोग देश की जो कम्युनल फोर्सेस थी उनके खिलाफ लड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे, हमारे नेता लगातार इसको काम कर रहे हैं। अब देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, आप खुद लगातार देखिए कि देश में इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, और जो सारी चीज़ें हैं, लगातार इतने मुद्दे होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों में कैसी बातें करते हैं? प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों में बातें करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बातें करते हैं, मंगलसूत्र मुजरे की बात करते हैं, गाय भैंस की बात करते हैं, बीप की बात करते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती है कि ये राजनीति धर्म आधारित राजनीति करती है। और आपको, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लेते हैं, आप उस पर जवाब दीजिएगा, जो वो गलत है उस पर जवाब दीजिएगा, बीच में चिल्लाने से नहीं होती चर्चा। सुरेश जी, तो अच्छी बात है ना, वो हारे तो आप जीते हैं, आपके लिए तो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तो उसमें फिर क्यों इतना परेशान होना? ठीक है, चलिए ठीक है, यही सब तो आप बीजेपी को अलग बना देती है ना, इसलिए तो जनता के बीच में बीजेपी है, इसलिए आप लोग जीत कर आ रहे। एक बार जवाब सुनने दीजिए। ठीक है पंकज जी, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि चुनाव तो हिटलर भी जीत रहा था, लेकिन हिटलर था, उससे कोई जनता खुश नहीं थी। आप सुन लीजिए आगे की बात। जिस तरीके की ये जो हेट आप देख लीजिए, लगातार इनके राज में हेट स्पीचेज हो, लिंचिंग हो, लगातार इनके भाषणों से बढ़ती रही है। और मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूँगा, HRW की रिपोर्ट है, उसमें 173 में से 110 रैलियों में, जो कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्लामोफोबिक और लगातार लिंचिंग जैसे वर्ड्स का यूज करना और तमाम हेट स्पीचेज उन्होंने अपने भाषणों में देने का काम किया है। और देखिए, सबसे ज़्यादा बात है कि 2024 के बाद में जो जितने इनके जो योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लगभग 1165 से ज़्यादा जगह हेट स्पीच के बारे में बात की है। लगातार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो देश में लेकिन नाराजगी किस बात को लेकर है? मुस्लिम लीग या इस तरह से कुछ बात करते हैं क्या? नाराजगी इस बात को लेकर है या इस बात को लेकर के हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी कहा उन्होंने। देखिए, नाराजगी इसलिए श्वेता जी, कि जब देश के 3 नाविक मारे जाए और प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से
कुछ बोल नहीं पाए, उनको नमन भी नहीं कर पाए, तो ये दिखाता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। जब देश में राम मंदिर जिसके लिए इतने लोगों ने देखो, सुन लीजिए, राम मंदिर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अमेरिका को भी हिदायत दी थी, अमेरिका ने तो आपको धमकाया है, अमेरिका ने तो धमकाया है, अमेरिका ने तो आपको धमकाया, अमेरिका को भी हिदायत दी थी। देखो आवाज तेज करने से कुछ नहीं होगा, ये स्वीकार नहीं है, झूठ बोलते हो आप लोग। सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, झूठ क्यों ले, झूठ क्यों बोलेंगे? सुनिए सुनिए, अमेरिका को हिदायत दी थी हमारे विदेश मंत्री ने कि ये स्वीकार नहीं है। आप लोग तो देखिए इस बयान पे रहिए, इस बयान पे रहिए। उसको भी बुला के बोला पंकज जी, इस बयान पर मुझे सुनिए, मुझे सिर्फ इस बयान पर चर्चा करना है, इस बयान पर चर्चा करना है। इधर उधर आप लोग जाएंगे, वक्त जाया होगा और कुछ नहीं, चर्चा नहीं हो पाएगी। श्वेता जी, मैं अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कर देता हूं। जी, सुभाष जी मारे गए हमारे, अमेरिका ने हमला किया, उस पे प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। देश में राम मंदिर का चंदा चुराया जा रहा है, 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है, ये लोग चुप बैठे हुए हैं। लगातार नीट के मुद्दे पे लगातार युवा आंदोलित है, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने लगातार आंदोलन किया है, लेकिन इनसे शिक्षा मंत्री बर्खास्त नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से लगातार, सुन लीजिए, अरे सर ऐसे डिबेट नहीं होती ना, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। चिल्लाने अगर क्या मतलब, कुछ नहीं बोल रहे, सुनिए, आपकी बारी में आप जवाब दीजिए, आपकी बारी में आप जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा, मैं शांति से सुनूंगा, आप शांति से सुनूंगा, मैं आपकी बात, वक्त खत्म हो रहा है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, डिबेट के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप मुझे सुभाष जी का रुख करना है। कंप्लीट कर देता हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने शांति स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है और हमारी विदेश नीति को कहां हाशिए पर नजर आ रहा है, मुझे लगता है ये एक विदेश नीति जिस तरीके से, सुन लीजिए, आज पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश अगर शांति स्थापित करने की बात कर रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति कहां पर है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, गरीब की थाली से अन्न छिनता जा रहा है, भोजन छिनता जा रहा है, और और सुरेश जी एक सेकंड सर, सुन लीजिए, आप पंकज जी मैं वापस रुक करूंगी। सुभाष शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, सुभाष जी बस एक मिनट रुक जाइए। सुभाष शर्मा जी, सर मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाने से कभी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। अशोक गहलोत जो बयान देते हैं, क्या ये विपक्ष की विफलता को दर्शाता है, आपातकाल को सही ठहराता है? आज के वक्त में क्या ये अशोक गहलोत की चिंता है? उनके इस बयान को कैसे लिया जाए? देखिए, अशोक गहलोत अपने पॉलिटिकल जीवन के सबसे टफेस्ट टर्फ के ऊपर, टफ पॉलिटिकल टर्फ जिसको कहते हैं, तो ये टफ पॉलिटिकल टर्फ से वो गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत भाग्यशाली हैं। अशोक गहलोत को इतना संघर्ष कभी पॉलिटिक्स में करना नहीं पड़ा, आला कमान के चहेते रहे हैं। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि आला कमान भी अब थोड़ी सी दूरी बनाए हुए है और अशोक गहलोत को कहीं कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा है। ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत का जबान पर और पेट पर बहुत कंट्रोल है, तो वो जो बोल रहे हैं इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल एक एस्पिरेशन जरूर लग रही है, जिसमें कि अब नई लीडरशिप शायद कांग्रेस के पास आ रही है, जैसे कि इंदिरा जी के बाद में राजीव गांधी की आई थी, जब अशोक गहलोत की 54 रुपए में चली। अब जो है वो लीडरशिप थोड़ा सा नया खून है, इससे तालमेल बैठाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। अभी एक स्टेटमेंट अशोक गहलोत ने लगे हाथ इसी बीच ये भी दिया है, जिस स्टेटमेंट की आप चर्चा कर रहे हैं, उसी व्याख्यान माला में वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी को लीडर बनाया जाना चाहिए, राहुल गांधी को सामने लाया जाना चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन के लीडरशिप की बात वो कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर उनका जो प्रेम उमड़ रहा है, पहले यदि मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल आए थे तब तो राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की बात उन्होंने नहीं मानी, लेकिन अब वो राहुल गांधी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अब ये बात जरूर है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो क्या इस तरह से चुनी जाएगी, या कि कांग्रेस में कोई इंटरनल इलेक्शन भी होगा, ये भी अशोक गहलोत को सोचना चाहिए। लेकिन बात मुद्दे पर आते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उन्होंने कटाक्ष किया है, जो बात कही है, ये बहुत गंभीर बात है। असल में अशोक गहलोत जैसे स्ट्रक्चर के लोगों को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जमानों में ही भारत में एक सूडो सेकुलरिज्म अपनाया है। आप देखिए जरा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया, जो कि कोई फॉर्मल एजुकेटेड व्यक्ति नहीं थे। दूसरी बात कि अब तक यदि हम आरक्षण की बात करें, जो कांग्रेस अपनी देन समझती है, जबकि अंग्रेज देकर गया, वो साउथ में पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन बहरहाल यदि मान लिया जाए कि कांग्रेस ने दिया है, तो भी यदि वो सेकुलर थे तो फिर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को क्यों नहीं आरक्षण दिया? केवल हिंदुओं से निकले हुए जो सनातनी लोग थे उन्हीं को क्यों दिया? दूसरी बात ये कि यदि हम आज भी मुस्लिम्स के नाम से पार्टीज देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, तो फिर कांग्रेस ने उस वक्त ये क्यों नहीं रोक लगाई? और जब राम मंदिर वाला आंदोलन चला और बाबरी मस्जिद ढही, तब
3 मुख्यमंत्रियों को तुरंत अपदस्थ कर दिया गया। तो ये इमरजेंसी टाइप की एक्शंस हैं। इसमें मनमाना जो मामला है, जबकि राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था बाबरी मस्जिद का, मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो जो कांग्रेस में खड़दर्मिता है कि हम ही हैं, हम ही सब कुछ हैं और संविधान भी हमारा ही बनाया हुआ है, संविधान हम ही ने दिया है, संविधान में जबकि सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किए। तो कांग्रेस जो सेकुलर कहती है, इमरजेंसी के दौरान जो सेकुलर शब्द जोड़ा कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के प्रेशर में आकर, वो भी एक इमरजेंसी का दौर था ना कि आपने सेकुलर बिना किसी डिबेट के जोड़ दिया। दूसरी बात ये कि ये जो कहते हैं कि भाई टिकट नहीं दे रहे हैं, तो टिकट तो आपने भी बहुत सारी जगहों से नहीं दिया जहां मुसलमान जीत सकता था, लेकिन नहीं दिया आपने। अब बात ये है कि भाई कोई भी पार्टी है वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को जिस तरह से भी सर्व करे वो उसका काम है। आप कौन होते हैं प्रवचन देने वाले कि वो हिंदू को दें या दलित को दें, कि उसको दें उसको नहीं दें? ये आपका काम नहीं है। आपका काम अपनी पार्टी में है ना, आप बनाओ ना। ठीक है, लेकिन सुभाष जी क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगी। ये जो अब बांट दिया गया है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी है और कांग्रेस मुस्लिम के का फेवर लेती है, ये जो लगा दिया गया ठप्पा, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जीतेगा, किसी भी राज्य में कोई भी सीएम बनेगा, उसके लिए तो फिर बाद में सब बराबर होते हैं। लेकिन अशोक गहलोत का ये बयान इस वक्त आना, और अभी आपने जिक्र किया राहुल गांधी को लेकर, कभी चहेते थे सबके कांग्रेस के, लेकिन अभी वो बड़े टफेस्ट सिचुएशन से गुजर रहा है या ये समय उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्या राहुल गांधी का आना अभी राजस्थान में, अशोक गहलोत का ये बयान देना, क्या ये वाकई उनकी चिंता या राजनीतिक बेचैनी के तहत ये बयान सामने आया है, या वो कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक कहा आपने कि बेवजह अशोक गहलोत कोई भी बयान नहीं देते। जिस व्यक्ति की जबान पर कंट्रोल इतना जबरदस्त है तो वो कोई कॉन्फ्लिक्ट में उलझते नहीं है। अदरवाइज अशोक गहलोत के पास लीडरशिप जैसा कोई मामला था नहीं। लेकिन आप देखिए कि 85 से वो कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष बने, उसके पहले भी वो सांसद भी रहे। तो ये उनका एक नॉन कंट्रोवर्शियल जो चेहरा है। अब वो चूंकि बातों में चर्चाओं में आना चाहते हैं, कोई ना कोई अपनी बात केंद्रीय स्तर पर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट इस तरह का होगा जिसमें उन्होंने अपने आप को फंसा लिया एक तरह से। क्योंकि ये यदि कांग्रेस ये कहती है कि हम रोक लगा देते किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो ये तो इमरजेंसी टाइप का ही बयान हो गया ना। तो अशोक गहलोत इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान में नहीं आते हैं, लेकिन आए हैं तो अभी पुष्कर में जो घटना हुई है, जी जी हाँ, तो पुष्कर में जो हुआ है, अभी पुष्कर में जो कुछ हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। अदरवाइज अशोक गहलोत को या अशोक गहलोत जैसे लीडर्स हैं, कांग्रेस को भी ये बात नहीं कहनी चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन लगा देते। अरे भाई आप ठीक है सुभाष जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। पंकज जी एक फाइनल कमेंट मुझे इसी बयान पे चाहिए, बीजेपी पे नहीं। पंकज जी देखिए, कांग्रेस हमेशा से जो सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाने की कोशिश करती रही है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी और शाह योगी लगातार आप देख लीजिए मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ लगातार अपनी हेट स्पीचेस देते आ रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अभी वर्तमान में जिस लोकतंत्र को प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र बना दिया है, आप देखेंगे कल जो बंगाल के सांसदों के साथ हुआ है, एनसीपीआई जैसी राजनीतिक संगठन जो 3 महीने पहले आया, 700 वोट लेके आया, उसका जी सांसद है, मुझे लगता है कि लगातार देश के साथ ये विश्वासघात करने का काम सरकार कर रही है। ठीक है सुरेश जी, फाइनल कमेंट 2 लाइन में बस। मैं कह रहा हूँ ये अभी बंगाल का आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी पूरी बसपा की पार्टी को पूरी की पूरी को खा गए थे आप तो आप ये चीजें शोभा नहीं देती, आप लोगों को शोभा नहीं देती, ये पुष्टिकरण ये जो करते हो ना ये शोभा नहीं देती। आज अशोक गहलोत जी बौखलाहट में है, 17 जून को हो सकता है उनको निमंत्रण नहीं मिला होगा वहां का, 17 जून को कोटा का निमंत्रण नहीं मिला होगा, तो वो ध्यान आकर्षित रुकिए बस रुकिए सुभाष जी, सर फाइनल कमेंट इनके बयान पे, फाइनल कमेंट। मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी डेमोक्रेटिक पार्टी को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और दूसरी बात, अशोक गहलोत को इसी समय ये बातें क्यों याद आती हैं? जब वो मुख्यमंत्री होते हैं तब इस तरह के बड़े मुद्दे उठाने से वो कतराते हैं, बचते हैं। अब वो कुछ है नहीं, ऐसे में इस तरह की बड़ी बातें करना, इंदिरा गांधी होती तो ऐसा हो जाता, पता नहीं कौन क्या होता तो क्या हो जाता। सुभाष जी, इससे कोई उनको फायदा होगा क्या? इससे कोई फायदा होगा उनको? चर्चाओं में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ नेताओं को चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत के पास अभी कुछ है नहीं, पोर्टफोलियो भी नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा, तो 3 बार के सीएम हैं, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना व्यक्ति को चर्चा में रहने के लिए। तो इस तरह की बात करने के पीछे और कोई मकसद नजर नहीं आता, केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए बात है। बाकी जो लीडरशिप है इस वक्त कांग्रेस की, उसमें अशोक गहलोत का अभी कोई प्रभाव सामने नजर नहीं आ रहा। ये बात जरूर है कि वो नेशनल लेवल पर कोई पॉलिटिक्स अपनी शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है वो अध्यक्ष बनने का जो प्रस्ताव जता रहे थे, या वो किसी दूसरे के ऊपर ढोल रहे थे, वो नई बात हो सकती है कि वो अध्यक्ष बनने की कोशिश में हो, और वो रेलेवेंस जिसको कहते हैं, रेलेवेंस के अलावा और कोई इसमें प्रासंगिकता नजर नहीं आ रही है। ये अशोक गहलोत का जो मानना है,
इस तरह के बयानों से बल्कि कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुसंख्यक जो समाज है वो इनका वोटर आज कटता जा रहा है, इससे बचना चाहिए था। ठीक है, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत ये शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी पर बैन लगा देती अगर इंदिरा गांधी आज होती, ये बयान अशोक गहलोत ने दिया, क्योंकि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री और किस तरह से कद्दावर नेता है, उनके एक एक बयान को गंभीरता से लिया जाता है। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर क्यों उन्होंने ये बयान दिया, इसलिए भी चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार भी यहां पर किया जा रहा है। कई मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि क्या इंदिरा गांधी को याद कर आपातकाल की स्थिति को वो सही ठहराना चाहते हैं, या उस जैसे हालात का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या मंशा है। राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या उनके सामने कुछ बात रखना चाह रहे हैं, या इनडायरेक्टली इससे कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। कई सवाल, कई कयास उनके इस बयान से निकल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब पार्टियां एक दूसरे पर ठप्पा लगा देती है कि ये मुस्लिम की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि आप पार्टी हैं, आपके कैंडिडेट जीतेंगे, आप चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे, आपके लिए सब बराबर है। लेकिन उससे पहले जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, ये साफ है और ये जनता भी जानती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।